प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भूटान दौरे का आज आखिरी दिन है। उन्होंने कल थिम्पू में बी फॉर बी का मंत्र दिया, यानी भूटान के लिए भारत और भारत के लिए भूटान। प्रधानमंत्री ने कहा कि आर्थिक उन्नति हो, सांस्कृतिक विकास हो या प्राकृतिक संसाधनों की निगरानी का मामला हो, दोनों देश एक दूसरे के लिए बने हैं। ट्वीट कर मोदी ने भूटान के नेतृत्व के साथ हुई बातचीत की जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट के जरिए कहा कि दुनिया जीडीपी के बारे में बात करती है, जबकि भूटान अपने देश की खुशी चाहता है। मोदी ने भरोसा जताया कि भारत भूटान की सुख शांति में सबसे अहम भागीदार साबित होगा। भूटान और भारत मेड फॉर ईच अदर है, और इसलिए मैंने आज ऐसे ही मेरे मुंह से शब्द निकल गया था दोपहर को, मैंने कहा था बी फॉर बी, भूटान फॉर भारत एंड भारत फॉर भूटान। कल पहले दिन मोदी के भूटान पहुंचने पर उनका गर्मजोशी से स्वागत हुआ, फिर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उसके बाद मोदी ने भूटान के नरेश और प्रधानमंत्री दोनों से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के आर्थिक विकास के लिए समझौते को लेकर सार्थक बातचीत हुई। भूटान के प्रधानमंत्री ने उनके सम्मान में रात्रि भोज दिया। मोदी ने सम्मान के लिए शुक्रिया बोला। उन्होंने कहा कि भूटान के साथ रिश्ते और मजबूत होंगे। मोदी ने भरोसा जताया कि भारत सरकार दोनों देशों के बीच के रिश्ते को और मजबूत करेगी। शिक्षा के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाने की बात मोदी ने कही। भाषाएं भिन्न हो सकती हैं, लेकिन भाव वही है जो सदियों से हम सबको जोड़ करके रखते हैं। थिम्पू में प्रधानमंत्री मोदी भूटान की नेशनल असेंबली के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करेंगे। वहाँ एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की नींव भी रखी जाएगी। मोदी के सम्मान में कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। करीब 1 बजे मोदी वहाँ से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। राज्यसभा चुनाव में नीतीश कुमार के समर्थन मांगने पर आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने चुटकी ली है। उन्होंने कहा है कि नीतीश के घर में आग लगी है तो अब दमकल ढूंढ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जीतन राम मांझी सरकार के हमारे समर्थन को गलत तरीके से लिया गया। लालू के मुताबिक अब समर्थन पर फैसला विधायकों से बातचीत के बाद ही होगा। उन्होंने नीतीश की मांग को पूरी तरह से खारिज नहीं किया। आरजेडी ने 17 जून को विधायक दल की बैठक बुलाई है, उसमें लालू अहम फैसला ले सकते हैं। 2 दिन पहले नीतीश ने लालू यादव से जेडीयू के राज्यसभा उम्मीदवारों के लिए समर्थन मांगा था। केंद्रीय खाद्य आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान अपने विभाग के अधिकारियों पर जमकर बरसे। पटना में मीडिया से बात करते हुए पासवान अपने विभाग के कार्यों की रूपरेखा की जानकारी दे रहे थे, लेकिन जो आंकड़े अधिकारियों ने मीडिया को मुहैया कराए वो पासवान के आंकड़ों से अलग थे। इसी से नाराज होकर मंत्री महोदय ने अधिकारियों की जमकर क्लास लगा दी। हमारे हमको समझाना पड़ा जो चीज आपको करना चाहिए। सर मैं अभी बता गलत बात है, इसको तो बिल्कुल नहीं देखिए। वस्तुस्थिति क्या बिल्कुल आप लोग चौपर करके रख दिया एफसीआई को, इस तरीके से काम करके चलता है। आप सही जानकारी लोगों को दे पाते हैं, हमको जानकारी देते हैं 6.90 लाख, उनको कहते हैं 7.90 लाख। लोकसभा चुनाव में करारी हार का असर यूपीए गठबंधन पर दिखने लगा है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए एनसीपी ने ज्यादा सीटों की मांग की है। कल राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के आवास पर एनसीपी की बैठक हुई। बैठक के बाद पार्टी प्रवक्ता नवाब मलिक ने अपनी ही सरकार के मुखिया पृथ्वीराज चौहान पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि चौहान सुस्त फैसले करते हैं। इस बैठक में निर्णय हुआ है कि आगामी विधानसभा चुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पिछले समय से ज़्यादा सीटों पे इस बार अपना दावा रखेगी। ताकत और परिस्थितियां बदली है और बदलती परिस्थिति में हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी ज़्यादा जगह पे सीटें लड़े। दोनों पार्टी के नेता बैठे, जहां जिसकी ज़्यादा ताकत है उस आधार पे सीटों का बंटवारा हो। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता बेनी प्रसाद वर्मा के खिलाफ सियासी साजिश हो रही है। ये आरोप उन्होंने खुद लगाए हैं। मीडिया में खबर आई थी कि बेनी प्रसाद वर्मा समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस नेता ने इस खबर को बेबुनियाद करार दिया है और कहा है कि ये एक साजिश है जिसे रचने में कांग्रेस के नेता का भी हाथ हो सकता है। दिल्ली में एक बार फिर कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और अलग अलग इलाकों में पानी बिजली की समस्या को लेकर प्रदर्शन किया। इसमें पार्टी के कई बड़े नेता भी शामिल हुए। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने कहा कि हालात नहीं सुधरे तो 10 दिन बाद कांग्रेस कार्यकर्ता पीएम का घेराव करेंगे। मेरठ में कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन में जमकर हंगामा हुआ।
इस सम्मेलन में नगमा चुनाव के बाद कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देने आई थी, लेकिन मंच पर बैठने को लेकर कुछ नेताओं ने हंगामा कर दिया। जैसे ही नगमा मंच पर पहुंची, हंगामा और तेज हो गया। कार्यकर्ता धक्का मुक्की करने लगे। नगमा उन्हें शांत होने की अपील करती रही, लेकिन इसका कोई असर नहीं दिखा। देर तक ये हंगामा होता रहा। बाद में नगमा ने बताया कि इस तरह के हंगामे अक्सर होते रहते हैं। लोकसभा चुनाव में किला फतेह करने वाली बीजेपी की बल्ले बल्ले है। इसका असर बंगाल में भी दिखा। पश्चिमी मिदनापुर में करीब 30,000 लोग कल बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी के साथ जुड़ने वाले ये कार्यकर्ता कांग्रेस, टीएमसी और लेफ्ट छोड़कर आए हैं। प्रीति जिंटा और नेसवाड़िया के बीच विवाद का सच जानने के लिए मुंबई पुलिस अभिनेत्री प्रीति जिंटा के ईमेल की जांच करेगी। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ईमेल की तफ्तीश के लिए प्रीति को मेल भेजेगी, साथ ही उनके बयान दर्ज कराने के लिए भी कहेगी। पुलिस उन दावों की जांच करेगी जिसमें प्रीति ने कहा है कि उन्होंने ईमेल से नेसवाड़िया को चेतावनी दी थी। मुंबई पुलिस ने अब तक आईपीएल के सीईओ सुंदरमन से संपर्क नहीं किया है। उनका नाम भी प्रीति जिंटा ने अपनी शिकायत में लिखा है। मरीन ड्राइव पुलिस ने शनिवार को 2 लोगों के बयान दर्ज किए जो 30 मई को स्टेडियम के पैवेलियन में मौजूद थे। वहीं पुलिस ने इस मामले में महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग को चिट्ठी लिखकर और समय मांगा है, क्योंकि कुछ और लोगों के बयान दर्ज करने हैं। महिला आयोग की नाराजगी के बाद पुलिस ने वादा किया है कि जांच सही रफ्तार से चल रही है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर यूपी के कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। राज्य सरकार की तमाम कोशिशें नाकाम साबित हो रही हैं। सबसे नया मामला है लखनऊ का, जहां एक आईपीएस अधिकारी के निजी सचिव पर महिला से शारीरिक शोषण का आरोप लगा है। दर्ज शिकायत के मुताबिक सचिवालय में तैनात निजी सचिव ने पहले नौकरी का झांसा देकर 3.25 लाख रुपए ऐंठ लिए, फिर नशीला पदार्थ देकर रेप किया और अश्लील तस्वीरें बनाकर ब्लैकमेल भी करने लगा। महिला की शिकायत पर आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बरेली में बीजेपी के स्थानीय नेता राकेश रोहतगी की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। लाश एक कार में मिली। राकेश रोहतगी के दोनों हाथ बंधे हुए थे और शरीर पर चाकुओं के निशान थे। ऐसे में उनकी हत्या की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि वो शुक्रवार से लापता थे और परिजनों ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखाई थी। यूपी के फतेहपुर में बीजेपी सांसद पर हमला हो गया। शनिवार की रात सांसद निरंजना ज्योति अपने इलाके में किसी कार्यक्रम में हिस्सा लेने गई थी, तभी कुछ अज्ञात लोगों ने उन पर हमला बोल दिया। सांसद के मुताबिक हमले में 4 लोग घायल हो गए। उन्होंने 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें भानु पटेल नाम का मुख्य आरोपी है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इस मामले में नया मोड़ तब आ गया जब मुख्य आरोपी ने सांसद के समर्थकों पर लूट का मुकदमा दर्ज कराया। अलीगढ़ में भी एक लड़की का पेड़ से लटका शव बरामद हुआ। लड़की के गले में दुपट्टा बंधा हुआ था। लाश मिलने की खबर मिलते ही डीएम, एएसपी समेत कई अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस मामले में पुलिस रेप की आशंका से इनकार कर रही है। गाजियाबाद में एक शख्स पर 3 लड़कियों से रेप का आरोप लगा है। पुलिस की गिरफ्त में मौजूद आरोपी खुद को एम्स का सीनियर डॉक्टर बताता था, जबकि उसका असली काम ठगी था। खुलासा हुआ है कि आरोपी गुजरात से अपना धंधा चलाता था। नौकरी के लिए अखबारों में इश्तेहार देता, फिल्मों में फाइनेंस का झूठा वादा भी करता था और फिल्मों में काम के मकसद से आने वाले लड़के लड़कियों से रुपया ऐंठता। इसी दौरान आरोपी ने 3 लड़कियों से रेप किया। पुलिस के मुताबिक अब तक इसने करोड़ों की ठगी की है। झांसी में कुछ दबंगों ने एक लड़के पर मिट्टी का तेल डालकर जिंदा जला दिया। युवक को बचाने की कोशिश में उसका छोटा भाई बुरी तरह झुलस गया। युवक की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने मजदूरी करने से मना कर दिया था। घटना शनिवार रात की है। दिन में पवन नाम के एक युवक ने मजदूरी करने से मना किया तो रात में उसके घर पर 3 लोग आ धमके, घर से खींच कर ले गए और उस पर मिट्टी का तेल डालकर जिंदा जला दिया। घटना को अंजाम देने वाले तीनों आरोपी सगे भाई हैं। यूपी के फिरोजाबाद में बदमाशों ने 2 पुलिस वालों की हत्या कर दी। दोनों पुलिस वाले देर रात गश्त पर थे, तभी उनकी बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। अपराधी पुलिसकर्मियों को गोली मारकर फरार हो गए। अब तक आरोपियों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। मध्य प्रदेश एसटीएफ ने राज्य के पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा को भोपाल में उनके आवास से गिरफ्तार किया। उन पर संविदा शिक्षक भर्ती में फर्जी नियुक्तियां कराने का आरोप है। व्यावसायिक शिक्षा मंडल द्वारा होने वाली परीक्षा की जांच एसटीएफ कर रही है। लक्ष्मीकांत शर्मा से इस मामले में पहले 2 बार पूछताछ हो चुकी थी। एसटीएफ के मुताबिक पूर्व मंत्री के खिलाफ पर्याप्त सबूत है। आज उन्हें भोपाल कोर्ट में पेश किया जाएगा। कानपुर में तेज रफ्तार वाले ट्रक ने एक युवक को कुचल दिया। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इस घटना से नाराज लोगों ने जमकर हंगामा किया। कई ट्रकों पर पथराव किया, शीशे तोड़ डाले और एक ट्रक को आग के हवाले कर दिया। सूरत के हजीरा इलाके में सुवाटी तट पर 4 इंजीनियर की डूबने से मौत हो गई।
सभी इंजीनियर रविवार को छुट्टी मनाने तट पर गए थे। उनके साथ उनका कार चालक भी था, लेकिन समय रहते वो बच निकला। चश्मदीदों के मुताबिक समंदर में अचानक पानी बढ़ने की वजह से ये हादसा हुआ। इंजीनियरों की तलाश में गोताखोरों और हेलीकॉप्टर की मदद ली गई, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला। मुंबई में हाई टाइड की चपेट में आकर एक युवक की मौत हो गई, जबकि उसका भाई जख्मी हो गया। मरीन ड्राइव पर यह हादसा हुआ। समंदर किनारे नहीं जाने के लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने पहले ही चेतावनी जारी की थी, लेकिन दोनों भाइयों ने अनदेखी की, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। कैंपाकोला के अवैध फ्लैट्स में रह रहे एक बुजुर्ग की मौत हो गई। विवाद बढ़ने के बाद ये छठी मौत है। पटेल अपार्टमेंट में रहने वाले बिनू कोठारी सदमे में थे। हार्ट अटैक से हुई मौत के बाद से बिल्डिंग में मातम पसरा है। हिमाचल के मंडी में हुए हादसे में राज्य सरकार आज हाई कोर्ट में रिपोर्ट सौंपेगी। हादसे का स्वतः संज्ञान लेते हुए अदालत ने राज्य सरकार से जवाब मांगा था और राहत कार्यों की भी जानकारी मांगी थी। केदारनाथ घाटी में तबाही के 1 साल पूरे हो गए हैं। पहली बरसी पर देश भर में लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं। पिछले साल 16 और 17 जून की रात ही पहाड़ों से आई तबाही ने सैकड़ों लोगों की जान ले ली थी। पहाड़ की गोद में बसा इलाका पूरी तरह तबाह हो गया। केदारनाथ और आसपास के इलाकों में जल प्रलय सा मंजर हो गया था। वे इलाके कई दिनों तक पूरी दुनिया से कटे रहे। इतने बड़े पैमाने पर जानमाल की तबाही हिंदुस्तान ने कभी नहीं देखी थी। उत्तराखंड राज्य के आंकड़ों के मुताबिक करीब 800 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन आज भी जंगल चट्टी में कंकाल मिले हैं। तबाही का वो मंजर आज भी रूह कंपा देता है। उत्तराखंड त्रासदी में मारे गए लोगों के लिए आगरा के ताजगंज शमशान घाट में भी श्रद्धांजलि दी गई। यहाँ के कई परिवार भी जल प्रलय का शिकार हुए थे, जिनकी याद में भजन संध्या का आयोजन किया गया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी श्रद्धांजलि सभा में मौजूद थे। दिल्ली के अलीपुर में 1.5 करोड़ की लूट की वारदात हुई। ज्वेलरी कारोबारी के कर्मचारियों की गाड़ी को ओवरटेक कर बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। करीब 1.5 करोड़ रुपए के गहने और नकदी लूट कर फरार हो गए। सभी व्यापारी पंजाब से दिल्ली लौट रहे थे। पुलिस ज्वेलर के कर्मचारियों से भी पूछताछ कर रही है। दिल्ली के करोलबाग इलाके में लूट की नाकाम कोशिश हुई। सूटकेस में कैश और ज्वेलरी लेकर दुकान में जाते हुए बिजनेसमैन से बदमाशों ने लूटने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिलने पर बिजनेसमैन को गोली मारकर बदमाश फरार हो गए। दिल्ली में रोड रेज में एक कांस्टेबल का कत्ल हो गया। जखीरा इलाके में एक शख्स ने ट्रैफिक कांस्टेबल को अपनी कार से टक्कर मार दी और उसे करीब 150 मीटर तक घसीटता रहा। कांस्टेबल उसे जखीरा फ्लाईओवर पर जाने से रोक रहा था, क्योंकि शाम के वक्त फ्लाईओवर पर ट्रैफिक बंद कर दिया जाता है। इस हादसे में कांस्टेबल की मौत हो गई। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कार में मौजूद दोनों नाबालिगों को भी पुलिस ने पकड़ लिया है। पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी में एक युवक ने अपनी दादी पर चाकू से हमला कर दिया। घर वालों के मुताबिक वो अपनी दादी से 2 लाख रुपए की मांग कर रहा था। गंभीर रूप से जख्मी बुजुर्ग को लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। बंगाल के हुगली जिले में एक मिल के सीईओ की हत्या कर दी गई। आरोप मिल के कर्मचारियों पर है, जो सैलरी को लेकर नाराज थे। रविवार को कर्मचारियों ने सीईओ की बेरहमी से पिटाई कर दी थी। अस्पताल ले जाते समय उनकी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। बेंगलुरु में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की खून से सनी लाश उसके फ्लैट में मिली। पुलिस को शक है कि शनिवार को उसकी हत्या कर दी गई होगी। फ्लैट में चार्टर्ड अकाउंटेंट अकेले रहता था। उसकी पत्नी अपने मायके गई हुई थी। उसके लगातार फोन से संपर्क करने के बाद भी बात नहीं हो पा रही थी। पड़ोसियों को भी शक हुआ तो पुलिस को खबर दी। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर देखा तो लाश पड़ी हुई थी। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि हत्या किसने और क्यों की। बांग्लादेश के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के पहले मैच में भारत ने बांग्लादेश को 7 विकेट से हराकर 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। बारिश से प्रभावित इस मैच में भारत को डकवर्थ लुइस नियम से 26 ओवर में 150 रन बनाने का लक्ष्य मिला। रहाणे और उथप्पा के अर्धशतकों की मदद से 24.5 ओवर में 3 विकेट पर भारत ने 153 रन बनाकर जीत हासिल कर लिया। मैन ऑफ द मैच अजिंक्य रहाणे चुने गए, जिन्होंने शानदार 64 रन बनाए।
भारत की तरफ से उमेश यादव ने 48 रन देकर 3 विकेट लिए, लेकिन 2 विकेट झटकने वाले परवेज रसूल के लिए कल का दिन सबसे अहम रहा। उन्होंने 10 ओवर में 60 रन देकर 2 विकेट झटके। इसके साथ ही ऑफ स्पिनर परवेज जम्मू कश्मीर की ओर से टीम इंडिया के लिए खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। लॉर्ड्स टेस्ट में इंग्लैंड ने श्रीलंका पर शिकंजा कस दिया है। चौथे दिन गैरी बैलेंस ने अपने करियर का पहला टेस्ट शतक जड़ा। इंग्लैंड ने दूसरी पारी में 8 विकेट पर 267 रन बना लिए हैं और उसकी कुल बढ़त 389 रनों की हो गई है। अब आखिरी दिन का खेल बाकी है। महेंद्र सिंह धोनी अब एक नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं। खबरों के मुताबिक वो रांची में एक बाइक शोरूम खोल रहे हैं। इसके लिए उन्होंने 12 स्क्वायर फीट कमर्शियल कॉम्प्लेक्स खरीदा है। वहां पानी की दिक्कत होने की वजह से धोनी ने रांची नगर निगम को चिट्ठी लिखी थी और डीप बोरवेल कराने की अनुमति मांगी थी। निगम ने भी इसके लिए हामी भर दी है। अब बात फीफा वर्ल्ड कप की। ग्रुप ई के मुकाबले में स्विट्जरलैंड ने इक्वाडोर को 2-1 से हरा दिया। स्विट्जरलैंड के लिए एडमीर मेहमेदी और हैरिस सेफरोविक ने गोल दागे, जबकि इक्वाडोर के लिए एन्नर वेलेंसिया ने एक गोल किया। फीफा वर्ल्ड कप ग्रुप ई के एक और मुकाबले में फ्रांस ने शानदार खेल दिखाते हुए होंडुरस को 3-0 से हरा दिया। फ्रांस के इस जीत के नायक रहे उनके स्टार स्ट्राइकर करीम बेंजेमा। वहीं तीसरे मुकाबले में ग्रुप एफ में हुए मुकाबले में दिग्गज अर्जेंटीना ने बोस्निया को 2-1 से हरा दिया। हॉकी विश्व कप 2014 के फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने मेजबान नीदरलैंड्स को 6-1 से करारी मात देकर खिताबी जीत हासिल कर ली। ऑस्ट्रेलिया का यह तीसरा विश्व कप खिताब है।